मैं स्वर्णलता टुक्कू आज क्लास 10A का हिस्ट्री क्लास ले रही हूँ। मेरा जो टॉपिक है वह है 7वां पाठ से नारियों और छात्रों का 20वीं सदी में जो आंदोलन हुआ था उसमें उनकी भागीदारी। तो सबसे पहले हम नारियों के बारे देखेंगे, नारियों की भागीदारी। हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों की जो भागीदारी रही है वह उनका इतिहास बहुत ही गौरवमय रहा है। वैदिक काल में नारियों ने वेदों की ऋचाओं की व्याख्या की थी। उसके बाद अगर हम रामायण काल में देखें तो उसमें भी कैकेयी ने युद्ध के समय राजा दशरथ की सहायता की थी। और मुग़ल काल में देखें तो रानी दुर्गावती ने बहादुरी से लड़कर मुग़लों के दांत खट्टे किए थे। और सन 1857 ईस्वी के महाविद्रोह में देखें, हम सभी जानते हैं इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ किस बहादुरी से वह लड़ी थी, ये किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद से लेकर 1947 ईस्वी तक इस समय महिलाओं की जो भागीदारी रही थी 20वीं सदी के विभिन्न स्वाधीनता संग्राम में, वह योगदान उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बंग भंग विरोधी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि बंग भंग क्यों हुआ था और ये कब हुआ था। बंग भंग 1905 ईस्वी में उस समय के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया था। कारण क्या था? वास्तविक कारण कुछ और था और राजनीतिक कारण कुछ और, लेकिन वास्तविक कारण को ही राजनीतिक रूप लॉर्ड कर्जन ने दिया था। राजनीतिक कारण या राजनीतिक रूप क्या उसने दिखाया था कि ये जो बंगाल प्रांत है ये बहुत बड़ा प्रांत है, यहाँ से शासन करना बहुत आसान नहीं है। बड़ा क्षेत्र होने के कारण एक गवर्नर के हाथ से शासन करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए बंगाल प्रांत का विभाजन करना अनिवार्य था, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। पर इसका वास्तविक कारण कुछ और था। वास्तविक कारण क्या है कि भारत में जितने भी सुधार आंदोलन हो रहे थे, चाहे वह समाज सुधार रहा हो, चाहे वह धर्म सुधार रहा हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आंदोलन रहा हो, इसकी शुरुआत बंगाल से होती थी। और बंगाल से ही राष्ट्रीय चेतना की जागृति भी होती थी। तो ये बंगाल को अगर सांप्रदायिक रूप से बांट दिया जाए और इनको उलझा दिया जाए तो इन लोग और राष्ट्रीय चेतना की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये सोचना था लॉर्ड कर्जन का। इस कारण उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। गहन अध्ययन के बाद इस नतीजे पर ये पहुँचे थे।
और जुलाई महीने के 1905 ईस्वी के जुलाई महीने में उन्होंने ये घोषणा की थी और इसको कार्यान्वित किया गया था बंग भंग को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो जैसे ही ये बंग भंग की घोषणा हुई उसके बाद से ही बहुत लोग इसके विरुद्ध में उठ रहे थे, आवाज़ें आ रही थी और इसके बाद इसका कार्यान्वयन होने के बाद तो और भी विरोध आंदोलन शुरू हुआ। विरोध आंदोलन दो तरह से हुआ था। एक हुआ था स्वदेशी रूप में, एक था बहिष्कार रूप में। सबसे पहले तो उन्होंने बहिष्कार किया था। किस चीज़ का बहिष्कार? बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का, बहिष्कार विदेशी कपड़ों का, बहिष्कार विदेशी शिक्षण संस्थानों का, बहिष्कार सरकारी दफ्तरों का। अब सब चीज़ का अगर बहिष्कार हो तो लोगों का जो काम है वो तो रुक नहीं जाता है, उसको तो बढ़ाना है आगे। उसके लिए ज़रूरी क्या था? स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण होना, देशी वस्तुओं का निर्माण करना अपने देश में, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। तो इस प्रकार देशी उद्योग धंधों की स्थापना करना, और ये सब इस समय हुआ था। तो ये जब बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ, इसमें समाज के हर वर्ग ने भाग लिया था। इसमें महिलाओं ने भी भरपूर अपना योगदान दिया। तो जिन महिलाओं ने अपना भरपूर योगदान दिया था उसमें जो महिलाएं प्रमुख थी वे थी कुमुदिनी मित्रा, निर्मला सरकार, सरला देवी चौधरानी, हिमांगिनी दास, लीलावती मित्रा इत्यादि। ऐसे और भी महिलाएं हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाओं ने बंग भंग विरोधी आंदोलन में अपना योगदान दिया था। सरला देवी चौधरानी ने लक्ष्मी भंडार की स्थापना की थी और बंगाल की औरतों ने विदेशी कपड़े, प्रसाधन या विदेशी जो भी वस्तुएं बिक्री जहाँ भी होती थी उन दुकानों में इन लोग धरना देती थी, जुलूसों में भाग लेती थी। उसके बाद सरला देवी चौधरानी ने और बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने व्रती समिति, शक्ति समिति और सेवक समिति के सदस्यों को रिवॉल्वर शूटिंग के प्रशिक्षण का उन्होंने संचालन किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सरला देवी चौधरानी ने पंजाब और बंगाल दोनों जगह से किया था। सरला देवी चौधरानी अति उच्च शिक्षा प्राप्त नारी थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी या बीए की पढ़ाई की थी और बीए करने के बाद इन्हें विश्वविद्यालय की ओर से पद्मावती मेडल से पुरस्कृत भी किया गया था। और इन्होंने अपने मित्रों तथा अनुयायियों पर भारत के मानचित्र पर हाथ रखकर सौगंध खाने तथा देश की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन बलिदान करने का संकल्प लेने का दबाव भी डाला था। तो ये था बंग भंग विरोधी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी द्वारा परिचालित असहयोग आंदोलन में महिलाओं का योगदान क्या था, महिलाओं की भागीदारी या भूमिका कैसी थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था। हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में
अंग्रेज़ों ने भारतीय सिपाहियों को भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए कहा था उनकी ओर से। तो भारत ने कहा था कि इस योगदान के या सहयोग के बदले में इन्हें क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भारत को संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा जो ये चाहते हैं थे। तो भारतीय जो सेना थी ब्रिटिश की भारत में, उसमें मुसलमान भी थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के विरोध में टर्की है, तो टर्की के जो खलीफा हैं वे मुसलमानों के धर्मगुरु थे, टर्की के खलीफा। तो उन्होंने कहा हम अपने धर्मगुरु के विरुद्ध में कैसे लड़ें। तो अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि टर्की के खलीफा का मान रखा जाएगा अगर वे जीतते हैं तो। विश्व युद्ध खत्म होता है और उसके बाद अंग्रेज़ों ने टर्की के खलीफा का मान नहीं रखा, उसका अपमान किया और भारतीयों को जो संवैधानिक अधिकार देने की बात कही थी वो भी नहीं दिया। तो टर्की के खलीफा का अपमान करने पर भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया, ये शुरू किया, उनकी बगावत की थी। तो इस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने सभी भारतीयों से कहा कि यह समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध में मुसलमानों के साथ खड़ा होने का है। तो इस समय मुसलमानों और हिंदुओं में एकता देखी गई थी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन करने का कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी उसको ये इन 4 वर्षों में उन्होंने उस पर निगरानी या उस पर ध्यान इन लोग नहीं दे सके थे। तो जिस कारण अंग्रेज़ों ने इस पर ध्यान देने के लिए या पुलिस को इतनी उन्होंने ताकत दी, शक्ति दिया या अधिकार दिया कि उन्होंने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पास किया। रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था कि पुलिस को अगर किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, यानी क्रांतिकारी गतिविधि इसकी है ये, अगर उनको संदेह होती है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं लोग और गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल सकते हैं बिना किसी सुनवाई के। और इसके विरुद्ध में वह इंसान कहीं पर कोई पैरवी भी नहीं कर सकता है। तो इसके विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक प्रतिवाद सभा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। तो अमृतसर के जो जनरल थे माइकल ओडायर, उन्होंने पुलिस या सेना बुलाकर बिना किसी और वहाँ जो लोग इकट्ठे थे इन लोग निहत्थे थे, इनको भी बिना किसी सूचना दिए उन्होंने 16 राउंड की गोलियां चलाई थी और उस बाग में निकलने का रास्ता एक ही था। जैसे गोलियां चलने लगी लोगों में अफरा तफरी मच गई, बाहर निकलने के लिए सब व्याकुल हो उठे और इस घड़ी कम से कम 379 लोगों की जान चली गई थी। कितने ही लोग, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। तो इसी के प्रतिवाद में गांधी जी ने कहा कि अब इस ब्रिटिश सरकार का और सहयोग करना मुमकिन नहीं है, इस सरकार का असहयोग हमें करना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो इस असहयोग आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने अपना भरपूर योगदान दिया था। जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, इसमें महिलाओं ने फंड के लिए अपने गहने दिए थे। इस आंदोलन में भाग लेने वाली जो प्रमुख महिलाएं थीं या नारियां थीं, वे थी चित्तरंजन दास की स्त्री वासंती देवी, सरोजिनी नायडू, ज्योतिर्मय गंगोपाध्याय, उर्मिला देवी, हेमप्रभा मजुमदार इत्यादि। वासंती देवी, उर्मिला देवी और सुनीति देवी, ये 3 जो महिलाएं थी, इन्होंने महिला संगठन करने वाली जो महिलाएं थी, विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों को इन लोग इतनी फुर्ती से लूट लेती थी
कि उन्हें कलकत्ता के सभ्य लोगों की राह में बाधक बनने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और बासंती देवी की गिरफ्तारी पर लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और इनकी गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए अमृत बाज़ार पत्रिका ने एक लेख लिखा था कि बासंती की गिरफ्तारी का लोगों पर ऐसा असर पड़ा कि इसके तुरंत बाद 1000 पुरुषों ने अपनी गिरफ्तारी के लिए स्वयं को पेश किया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं में सरोजिनी नायडू भी अग्रगण्या थी। इनके पिता डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय ये शिक्षा शास्त्री थे और वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए इनको शिक्षा अपने परिवार में मिली थी। ये बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त नारी थी और इसीलिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अभियान, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की मुक्ति के अभियान इत्यादि में अपना योगदान दिया था। तो सन 1920 से 21 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादियों ने स्त्रियों को संगठित करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना शुरू किया। लज्जावंती आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य बनी और 1919 ईस्वी में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, इसमें भी ये शामिल हुई। कन्या महाविद्यालय की अनेक छात्राएं राष्ट्रवादी कार्यकर्ता बन गई, जिनमें मेरठ की जो पार्वती देवी थी, उन्होंने सन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। पार्वती देवी असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। बम्बई में स्त्रियों ने शराब की दुकानों में धरना दिया। सरकार द्वारा शराब के ठेके के जो लाइसेंस की नीलामी हो रही थी, उस अवसर पर महिलाओं ने टाउन हॉल का घेराव भी किया और नीलामी को रोका था। बम्बई की प्रमुख आंदोलनकारी जो महिलाएं थी, वे थी सरोजनी नायडू, उमा कुंडापुर, नंदूबेन कानूगा, पेरिन कैप्टन जो दादा भाई नौरोजी की पौत्री थी, और सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन थी। इस प्रकार हम देखें कि असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से शुरू किया था, इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसके बाद हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 ईस्वी में शुरू किया था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सविनय अवज्ञा यानी कि विनय के साथ में आज्ञा का उल्लंघन। उन्होंने एक आज्ञा का उल्लंघन करके ये आंदोलन चलाया था। वो कौन सी आज्ञा का उल्लंघन किए थे उन्होंने? भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। जो नित्य प्रयोजनीय चीज़ थी, इस पर भी उन्होंने कर लगा दिया था। और इसीलिए गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों को साबरमती आश्रम से लेकर ये समुद्र तट तक यात्रा किए थे, जिसको दांडी यात्रा कहा जाता है। और दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वतः ही बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर पश्चिम सीमांत के साथ पूरे देश में ये फैल गया था। जहाँ नमक बनाने की सुविधा नहीं थी, वहाँ लोग एकत्रित होकर जो निर्धारित राजनीतिक कार्यकलाप थे, इसमें इन लोग भाग लेते थे, जुलूस में जाते थे, इश्तिहार पढ़ते थे, शराब का बहिष्कार करते थे, इसका नारा देते थे, सरकारी स्कूलों पर प्रदर्शन करते थे।
इस प्रकार गुजरात और उत्तर प्रदेश, मालाबार क्षेत्र में, बंगाल के मिदनापुर में लोगों ने तो कर नहीं देने का निर्णय किया था। इस आंदोलन में पुरुषों के साथ नारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दिल्ली और बम्बई में नारियों ने पर्दा छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। शराब की दुकानों में धरना देना, विदेशी कपड़ों की दुकानों में धरना देना, ये महिलाओं ने किया था। दिल्ली में तो 1600 महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, मोतीलाल नेहरू की पत्नी यानी जवाहरलाल नेहरू की माताजी स्वरूपा रानी, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, बासंती देवी, उर्मिला देवी, सरला बाला देवी, लीला नाग, इन्होंने इस आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया था। विदेशी पत्रकारों वेल्सफोर्ड और जॉर्ज श्लोकाम्बर ने नारियों के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा भी की थी। गांधी जी ने 5 मई 1930 ईस्वी को धरसाना के सरकारी नमक गोदाम पर अधिकार करना चाहा तो सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व आया था अब्बास तैयब जी के हाथ में, और उनकी गिरफ्तारी के बाद 22 मई 1930 ईस्वी को सरोजिनी नायडू ने ये नेतृत्व संभाला था, आंदोलन का नेतृत्व। कलकत्ता में अरुणा बाला सेनगुप्ता ने शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने का नेतृत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला नेत्री थी सरोजिनी नायडू। नमक सत्याग्रह के पहले दिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था, भारतीय स्त्रियां विनम्र और पराक्रमी हैं। हालांकि नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए कुछ महिलाओं का चयन हुआ है, परंतु इसके माध्यम से क्रांति ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की सुबह पहली अंगड़ाई ली है, जो कि शाम ढलते ढलते संपूर्ण देश में एक विशाल आंदोलन के रूप में ये फैल गई है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नागालैंड में जो कछार पहाड़ी में रहने वाली रानी गिडालू, इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहयोगिता दे करके ये मशहूर हो गई थी। और रानी गिडालू मात्र 13 साल की थी। मात्र 13 साल में भी उनके अंदर, उस छोटी सी बच्ची के अंदर अपनी देश के प्रति इतनी माने देश प्रेम की भावना थी कि स्वाधीनता संग्राम में ये कूद पड़ी थी। और 1931 से 1932 ईस्वी तक रानी गिडालू ने अपने क्षेत्र में कर नहीं देने का आंदोलन छेड़ा था, और इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने नारियों के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार भी किया था। सन 1930 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू के नेतृत्व में महिलाओं के एक प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा जब वे लाठी लगने से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी तब दिल्ली में महिलाओं के जुलूस पर भी इस प्रकार बहुत लाठीचार्ज हुआ। महिलाएं घायल भी हुई थी, और ऐसी यह परिस्थिति में भी महिलाएं रुकती नहीं थीं। महिलाएं जोश में ही आगे बढ़ रही थी। अब महिलाओं के लिए लाठीचार्ज आम बात हो गई थी, गिरफ्तारियां आम बात हो गई थी। महिलाएं रुकी नहीं, बल्कि उनका जोश बढ़ता ही गया था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। इसके बाद हम देखेंगे 1942 ईस्वी के आंदोलन
जो गांधी जी ने नेतृत्व दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने इसको शुरू किया था। कांग्रेस की जो सभा हुई थी 8 अगस्त, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था और 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी समेत सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन तो शुरू हुआ पर सभी नेता जेल के अंदर थे और लोग जब गांधी जी से पूछते थे जेल में जाके कि आप लोग तो जेल में हैं, तो हम लोग आंदोलन कैसे करेंगे, तब गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन का नेता हर भारतीय है या हर आंदोलन में भाग लेने वाला व्यक्ति ही आंदोलन का नेता है। उन्होंने इस आंदोलन का एक नारा दिया था, करो या मरो। देश की आज़ादी के लिए करो यानी कि लड़ो, और लड़ नहीं सकते हो तो शहीद हो जाओ, मरो। तो इस प्रकार इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग की तरह महिलाओं ने भी पहले जिस प्रकार आंदोलन में भाग लिया था, उस प्रकार इस आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में विशेषकर कॉलेज और स्कूल की लड़कियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। औरतों ने छिपकर इस आंदोलन में सहयोग देना शुरू किया। मिदनापुर के महिषा दल और सुताहाटा में महिला स्वयं सेविकाओं को भर्ती कर भगिनी सेना का गठन किया गया था। अरुणा आसफ अली भूमिगत आतंकवादी तो हम नहीं कहेंगे, क्रांतिकारी कहेंगे, क्रांतिकारियों की संगठनकर्ता थी जो उस समय बम्बई में काम कर रहा था। सुचेता कृपलानी, उषा मेहता आदि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण नेत्री थी। सन 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाली बंगाल के मिदनापुर की तामलुक क्षेत्र की 73 वर्षीय महिला, जिसको गांधी बूढ़ी कहा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी के पथ पर चलते हुए अहिंसात्मक रूप में उन्होंने महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित करते हुए आंदोलन में भाग ली और ये थाने के समक्ष जब प्रदर्शन कर रही थी, इन पर गोली चलाई गई थी और उन्होंने जब तक उनके अंदर प्राण था तब तक झंडे को उन्होंने धूल में गिरने भी नहीं दिया और इस देश की आज़ादी के लिए वह शहीद हो गई थी। तो ये शहीद 73 वर्षीय महिला शहीद हुई थी। 13 वर्ष की असम की बालिका एक इस आंदोलन में भाग ली थी, कनकलता बरुआ, और पंजाब की गृहिणी योगेश्वरी फुकुनानी, इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है क्योंकि देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए ये अपना प्राण न्यौछावर किए थे। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन में सारे देश में हजारों स्त्रियां शामिल थी जो भूमिगत रहकर, माने जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, भूमिगत रहकर समानांतर सरकारों के गठन में सहायता करते रही थी और गैर कानूनी कामों में भी लिप्त थी। जो क्रांतिकारी गतिविधियों में पुरुष थे, उनके साथ में महिलाएं भी थीं। तो इस प्रकार हमने देखा ये विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी। तो इसके बाद जो अगली जो पढ़ाई है वो मैं अगले दिन में कराऊंगी। थैंक यू।